हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कक्षा 10वीं विज्ञान का एक नया अध्याय, जो कि है अध्याय 5, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। हमारा पर्यावरण को बोलते हैं इंग्लिश में अवर इन्वायरमेंट, पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, और ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा अध्याय 5, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अभी मैं इनके मतलब समझाने वाला हूं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को हमारे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक को बेहतर ढंग से समझा दिए गए हैं, और साथ ही साथ उनके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सबको करा दिए गए हैं चारों चैप्टरों का। तो अभी तक से आप लोग नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चारों चैप्टरों को बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हो। बहुत बेहतर ढंग से समझा दिए गए हैं और उनके अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से करा दिए गए हैं। चारों चैप्टरों का अलग अलग प्लेलिस्ट बन गए हैं, अध्याय 1 का अलग, अध्याय 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर के नाम को देखकर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से देख लेना। चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर का सबको बढ़िया से समझाया गया है और अभ्यास के प्रश्नों को भी बेहतर ढंग से करा दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखे हो तो जाके देख लेना यार। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले यार मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अध्याय 5 है यार, जो कि है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो देखो, पर्यावरण का मतलब आपको समझ में आता है ना कि इसका मतलब होता है क्या है। तो देखो यार, जो पर्यावरण है इसको जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे, जब इसको 2 भाग में तोड़ोगे, तो ये 2 चीज़ से मिलकर बना है पर्यावरण, परि धन आवरण। ठीक है, तो जिसमें परि का मतलब होता है यार चारों ओर या सभी तरफ, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। तो देखो हमारे जो चारों ओर है किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है। तो देखो हमारे जो चारों ओर है वह हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, जानवर, मनुष्य, इन सारी चीज़ों से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, पर्यावरण। ठीक है, समझ में आया ना कि पर्यावरण होता क्या है, कि जो हमारे चारों ओर का आसपास का जो भी वातावरण है वो जितने भी चीज़ों से घिरा हुआ है। किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, है ना, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, इन सारी चीज़ों से क्या है, घिरा हुआ है। इसी को बोलते हैं पर्यावरण, यानी कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण ही क्या है, पूरे पर्यावरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्यावरण का मतलब समझ में आ गया होगा। और चलो यहाँ पर देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, यानी कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो देखो इसका मैं छोटा सा डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो यार, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत होता क्या है, जहाँ जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें मिलकर आपस में एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, मैंने क्या बोला, जहाँ जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें आपस में मिलकर एक व्यवस्था यानी कि एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बोला, जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें। ठीक है, तो देखो यार, जीवित चीज़ें के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जीवित चीज़ें के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, मनुष्य आते हैं जीवित चीज़ें के अंतर्गत। ठीक है, और निर्जीव चीज़ें के अंतर्गत आते हैं जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, ये सब किस में आते हैं, निर्जीव चीज़ें में आते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला है जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें मिलकर आपस में एक व्यवस्था यानी कि एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जीवित चीज़ें में जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर हैं, और निर्जीव चीज़ें में जो है हवा, पानी, मिट्टी है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार से एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो का मतलब होता क्या है। तो देखो यार, सबको मालूम होगा कि हमारे जो पौधे रहते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जितने भी पौधे रहते हैं, है ना, इतना आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो पौधे रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो देखो यार, होता क्या है कि सूर्य की रोशनी से मिलने वाली जो क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी से मिलने वाली जो ऊर्जा रहती है वो सबसे पहले किस में जाती है, पौधों में जाती है ना। पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। तो सूर्य की रोशनी से मिलने वाली जो ऊर्जा रहती है वो सबसे पहले किस में जाती है, पौधों में जाती है।
फिर वही जो ऊर्जा रहती है वह उस पौधों को खाए जाने वाले जानवरों में जाता है। ठीक है, जब कोई जानवर उस पौधों को खाएगा तो वही ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त किया रहेगा जो पौधा, ठीक है, तो वही ऊर्जा जो है वो जानवर में चला जाएगा जो जानवर उस पौधों को खाएगा। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा है वो जानवर में चला गया। ठीक है, फिर वही जो ऊर्जा रहता है उससे बड़े जानवर में चला जाता है जो छोटे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, फिर अंत में होता क्या है कि वही जो ऊर्जा रहती है वह जब बड़े जानवर का मृत्यु हो जाता है तो वो जो ऊर्जा रहती है वह विघटक यानी कि डिकम्पोजर में चला जाता है। तो देखो डिकम्पोजर होता क्या है, तो देखो सबसे पहले बता देता हूँ डिकम्पोजर का कार्य क्या रहता है। मैंने बताया ना कि देखो सबसे पहले जो ऊर्जा रहती है पौधों में जाता है, फिर वही ऊर्जा जो है पौधों को खाए जाने वाले जानवर में जाता है, फिर वो जो ऊर्जा रहती है बड़े जानवरों में जाता है जो छोटे जानवरों को खाते हैं, फिर वही जो ऊर्जा रहती है वह विघटकों तक चले जाते हैं। तो देखो विघटक यानी कि डिकम्पोजर होता क्या है कि जब कोई जीव, जैसे कि बड़ा जीव जब उसका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है, बड़ा जीव क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो होगा क्या कि जो डिकम्पोजर रहते हैं यानी कि जो विघटक रहते हैं वो उस मृत जीव को क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, यानी कि उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर विघटक के अंतर्गत आते हैं, इसके उदाहरण में जीवाणु आते हैं, ठीक है, और फफूंद आते हैं। ठीक है, विघटक यानी डिकम्पोजर के मतलब होता है कि फफूंद और जीवाणु ये जो है दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोई भी मृत जीव रहते हैं उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं विघटक यानी कि डिकम्पोजर। यानी कि जो ऊर्जा रहती है वह अंत में विघटकों तक चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले किस में होता है ऊर्जा का प्रवाह, सबसे पहले जो है सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पौधे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर वही जो ऊर्जा रहती है पौधों को खाए जाने वाले जानवरों में जाता है, फिर उस जानवर को यदि कोई बड़े जानवर खाते हैं तो वही ऊर्जा बड़े जानवर में चला जाता है, और जब उस बड़े जानवर का मृत्यु हो जाता है तो वो जो ऊर्जा रहती है वह विघटकों यानी कि फफूंद और जीवाणु में चला जाता है। ठीक है, जिसका काम रहता है जो भी मृत जीव रहते हैं उसको मिट्टी में मिलाने का उसका काम रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमारे जो चैप्टर का नाम है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैप्टर से संबंधित जो हमारा पहला टॉपिक है अंतर संबंधों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, और हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय यानी कि मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर संबंधों का अध्ययन, इसमें हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, है ना, और इसका मतलब होता क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से देखते हुए जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है और इनका क्या अभिप्राय है, इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो है हमारा आज का नया चैप्टर यहाँ से शुरू होने जा रहा है कि, तो आज का जो क्लास है इस चैप्टर का पहला क्लास है। तो हर बार की तरह चलो हम जान लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर हैं अध्याय 5 यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं, उसके लिए 1 मिनट समय देना। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है और इस चैप्टर से संबंधित हम लोग किन किन टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट। आप सबको पता होगा कि हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में टोटल 75 नंबर का पूर्णांक रहता है, यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आज हम देख रहे हैं हमारा अध्याय 5 जो कि है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो यार ये जो हमारे अध्याय 5 है इसका टोटल आवंटित अंक जो है वह है 4 अंक का। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा अध्याय 5 यहाँ से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें रहेगा 1 अंक का 2 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा 2 अंक का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 अंक का प्रश्न बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, यानी कि 1 अंक का 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो दोनों क्वेश्चन रहेगा वो सही जोड़ी में आ सकता है और सही विकल्प में आ सकता है और खाली स्थान में आ सकता है, यानी कि आएगा ना।
आएगा भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन इसी में बनता है, सही विकल्प में, रिक्त स्थान में, सही जोड़ी में बनता है ना। और 2 नंबर टाइप का एक क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से जो है परिभाषा आधारित यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें पूछ देगा कि कोई भी टॉपिक को उठा के वहाँ से क्वेश्चन बना के दे देगा कि इसका मतलब होता क्या है ना, तो उसको हमें अच्छे से समझाना रहेगा। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ से आप लोग को 4 अंक फिक्स समझो, क्योंकि हमारा जो एकदम सरल अध्याय है ना, इसे हम लोग अपने आसपास के दैनिक जीवन को रिलेट करते हुए हम इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हमें 4 अंक को छोड़ना नहीं है यार, यहाँ से हम लोग 4 अंक को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अकेले चैप्टर से 4 अंक देने वाला है ना। और यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सही विकल्प और परिभाषा आधारित 2 अंक का क्वेश्चन, है ना। तो मैं जो हमारे अध्याय 5 है इसको मैं नोट्स के थ्रू आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर टाइम में, यदि परिभाषा आधारित पूछा जाता है तो उसे भी आप लोग बना पाओ, ठीक है। तो मैं आप लोग को परिभाषा भी बताते चलूँगा और साथ ही साथ 1 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी मैं आपको कराते चला जाऊँगा, जो कि जब आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो वहाँ से आप लोग 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अब हम बिना किसी देरी के क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो अध्याय 5 है यहाँ से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें से 1 अंक का 2 क्वेश्चन रहेगा जो सही जोड़ी, सही विकल्प या रिक्त स्थान किसी में भी दे सकते हैं, है ना। और 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा जो कि परिभाषा आधारित रहेगा, ठीक है। तो चलो यार अब हम बिना किसी देरी के अब टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पास पहला टॉपिक है अंतर संबंधों का अध्ययन और दूसरा टॉपिक है यहाँ पास पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो हमारी ये जो चैप्टर है अध्याय 5 इसको हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग बुक को रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकलाप वगैरह के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, मैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाऊँ और आप लोग को अच्छे से नोट्स दे पाऊँ। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सबको मैं PDF के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा, नोट्स के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलना यार और उसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शुरुआत हो जाता है हमारा अध्याय 5 का पहला टॉपिक, जो कि है अंतर संबंधों का अध्ययन, ठीक है। तो देखो यार, हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसका उपयोग आप लोगों के आगे इधर होने वाला है, तो इसका मतलब आप लोग अभी से शुरू से ही समझ लो, ताकि आप लोगों को आगे जब भी ये शब्द आपको देखने को मिले तो आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा ना हो, आप लोगों को इसका अर्थ, इसका मीनिंग आप लोगों को आसानी से समझ आए। इसलिए मैं यहाँ पर उपयोग होने वाले शब्द यहाँ पर पहले लेकर आ गया हूँ, जिसमें अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप होता क्या है। इसको यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखो यार, अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है जीवित और निर्जीव घटकों के बीच आपसी संबंध, ठीक है। यानी कि जीवित और निर्जीव घटक के बीच के आपसी संबंध को क्या बोलते हैं, अंतर संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो जीवित घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, मनुष्य आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, ये सब क्या है, जीवित घटक है। और निर्जीव घटक में होता है कौन कौन है, वायु, जल, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, ये सब किस में आते हैं, निर्जीव घटक में आते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पर समझाया गया है जैविक घटक और अजैविक घटक के रूप में। जो जीवित घटक रहते हैं उसी को बोलते हैं जैविक घटक, कन्फ्यूजन नहीं होना, और निर्जीव घटक को बोलते हैं अजैविक घटक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होना यार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को काफ़ी जो चीज़ रहेगा उसका 2-2 नाम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है जीवित घटक है उसको जैविक घटक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और जो निर्जीव घटक रहते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पर तो बता दिया। यहाँ पर भी आप लोग देख लो कि जैविक घटक में क्या क्या होते हैं कि सभी जीवित चीज़ें हैं। जीवित चीज़ें कौन कौन से, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, मनुष्य भी आते हैं इसमें, और सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं निर्जीव घटक, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, ये सब किस में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लो विघटक यानी कि डिकम्पोजर का मतलब होता है क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। तो देखो यार, विघटक क्या होते हैं कि ये वे जीव जो मृत जीवों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्व लौटाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंद। यानी कि जो विघटक का काम रहता है, जब कोई जीव मृत हो जाता है यानी कि उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके क्या करते हैं, विघटित करते हैं। विघटित करने का काम करता है यानी कि उसको सड़ाने, गलाने और मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजर यानी कि विघटक, ठीक है। तो विघटक के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फफूंद, ठीक है। तो जैसे कि कोई जीव जंतु का मृत्यु हो जाता है तो उसमें फफूंद लग जाता है, उसमें बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं और उसको क्या करने का काम कर देते हैं, उसको गलाने का काम कर देते हैं और उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं,
देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो वही है विघटक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंध होता है क्या है, और जैविक घटक, अजैविक घटक और विघटक क्या होते हैं, यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिख के रख लेना। ठीक है, शुरुआत में इसको आप लोग लिख के रख लो सबके सब। ठीक है, अब चलो यहाँ पर सब लोग देख लेते हैं कि जो हमारा अंतर संबंध है का अध्ययन है, इसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, और इसका जो है परिभाषा अंतर संबंध का अध्ययन। ठीक है, यानी कि इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखो यार, अंतर संबंध के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जब हम जीवित और निर्जीव घटकों के बीच आपसी संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि जब हम जीवित चीज़ें कौन कौन से मैंने आपको बताया ना कि पेड़ पौधे और जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सब किस में आते हैं, जीवित घटक में आते हैं। निर्जीव घटक में कौन कौन आते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, ये सब किस में आते हैं, निर्जीव घटक में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि अंतर संबंध का अध्ययन किसे कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम चलो देख लेते हैं यार कि जो हमारे अंतर संबंध का जो अध्ययन है, ये टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत जो जैविक घटक हैं, ठीक है, जो जीवित घटक और निर्जीव घटक है, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक है, इसके बीच का हम लोग रिलेशन को देख लेते हैं, यानी कि इसके बीच का क्या है, संबंध को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, इसके बीच क्या क्या संबंध है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और किस प्रकार से ये संबंध रहते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पर इसके डिफिनेशन में बोला ना कि इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंध यानी कि होता है क्या, इसमें मैंने आपको बताया कि जब हम जीवित और निर्जीव घटक के बीच आपसी संबंध का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक में किस प्रकार से संबंध रहते हैं दोनों के बीच में, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ बस पहला पॉइंट में बोला है, ध्यान से सुनना और नोट करते हुए चलना। पहला पॉइंट में बोला है कि पौधे किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं ना, तो इसी को ब्रैकेट में जैविक करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो पौधे सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी के पोषक तत्व लेकर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, जल है और मिट्टी है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, जो पौधे रहते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि जो सूर्य का प्रकाश है, जल है, मिट्टी है, वो किस में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं, है ना, अजैविक घटक में आते हैं। तो इसी को यहाँ पर बोलना है कि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश, जल और मिट्टी से पोषक तत्व लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जैविक और अजैविक घटक के बीच आपको संबंध देखने को मिला ना कि जैविक घटक में यहाँ पर पौधे हैं जो कि अजैविक घटक यानी कि प्रकाश, जल, मिट्टी से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक के बीच ये क्या हुआ, हमारा पहला संबंध हुआ। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो बोलता क्या है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें देख लेते हैं जैविक और अजैविक घटक के बीच का संबंध को। तो यहाँ पर बोला है शाकाहारी जो जीव रहते हैं, शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं। ठीक, यानी जो जितने भी शाकाहारी जीव जो रहते हैं वो पौधों को खाते हैं। पौधे यानी कि जैविक घटक, ठीक, पौधे किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। पर पौधा का भोजन का निर्माण अजैविक तत्वों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पौधा रहते हैं, पौधा तो है जैविक घटक, ठीक, पौधे किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। मैंने आपको बताया ना जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी जीव रहते हैं ये भी किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। तो इसी को बोला है शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जो जीव रहते हैं यानी जो जैविक रहते हैं वो पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। पर जो पौधा रहता है वह उनका जो भोजन का निर्माण है वो अजैविक तत्व यानी कि मिट्टी, पानी, ताप, इस पर क्या रहता है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच यहाँ पर भी संबंध देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो है तीसरा पॉइंट में है बोला है कि मछली पानी और ऑक्सीजन पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। ठीक है, तो जो मछली जो रहती है, मछली किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जीवित जंतु है ना। तो जो मछली है वह पानी और ऑक्सीजन क्या है, अजैविक है ना दोनों, तो उस पर क्या रहती है, मछलियाँ निर्भर रहती है, पानी और ऑक्सीजन पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पास भी देख पा रहे हैं ना कि जैविक और अजैविक घटक के बीच का रिलेशन को, संबंध को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही है हमारा तीसरा पॉइंट। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं
ये चौथा पॉइंट में बोला है यार, जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध में मनुष्य जो कि क्या है जैविक घटक हैं और वायु से क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, वायु से क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और किस पर निर्भर रहते हैं हम लोग, जल पर क्या रहते हैं निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर जो वायु है और जल है वो क्या है अजैविक घटक है ना। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है जो कि जैविक घटक है वह अजैविक घटक यानी कि वायु जल इस पर क्या रहते हैं निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो पांचवा उदाहरण है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर पांचवा पॉइंट बोलता है यार विघटक जो कि क्या है जैविक में आता है। विघटक यानी कि जो डिकम्पोजर रहते हैं ना, जो कोई मृत जीवों को सड़ाने का काम करता है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है, वही है विघटक जो किस में आता है जैविक घटक में आता है। ठीक है, तो इसी को बोला है विघटक मृत जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिलाते हैं जिससे पोषक तत्व वापस में मिलते हैं। यानी कि जो है कोई भी जो मृत जीव रहते हैं उसको क्या कर देते हैं मिट्टी में क्या कर देते हैं मिला देते हैं। तो जो मिट्टियाँ रहती है वो क्या होती हैं अजैविक घटक में आते हैं। तो इसी को यहाँ पर बोला है कि विघटक मृत जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिलाते हैं जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिलते हैं। यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक के बीच यहाँ पर संबंध देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जैविक और अजैविक घटक के बीच का संबंध। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यार ये जो प्रोसेस रहती है वो निरंतर जो क्या होता है चलते रहता है। यानी कि यह एक निरंतर चक्र है जो कि क्या होते रहते हैं चलते रहते हैं, जिसमें जीव और निर्जीव घटक आपस में क्या रहते हैं जुड़े रहते हैं। ठीक है, और यही जो अध्ययन है अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में जो रिलेशन जो संबंध बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं जैविक और अजैविक घटक के बीच का संबंध, यानी कि इसी को बोलते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा पहला पॉइंट, यानी कि पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त होता है जो कि था अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पर बताया था, मतलब होता है क्या, इसको आप लोग नोट करके रख लेना और यहाँ पर आप लोग अंतर संबंधों का यहाँ पर परिभाषा करके यहाँ पर लिख लेना कि इसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जीवित और निर्जीव घटक के बीच का आपसी जो संबंध रहते हैं, जो रिलेशन रहते हैं, उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन, है ना। और यहाँ पर इसके उदाहरण में यहाँ पर लिख लेना कि जैविक और अजैविक घटक के बीच किस प्रकार से संबंध रहते हैं, ये सब क्या है उसके उदाहरण है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला टॉपिक। अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर शुरू हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय। देखो यार पारिस्थितिक तंत्र इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित प्रणाली बनाते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ बस बोला है पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था यानी कि सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब समझ में आता है ना कि किस चीज़ों को चलाने का तरीका। ठीक है, तो इसे बोला है पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीवित घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन आते हैं जीवित घटक में, पौधे, जानवर, मनुष्य, जीवाणु आदि सब किस में आते हैं जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, तो इसे बोला है जिसमें जैविक घटक और निर्जीव घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें कौन कौन आते हैं जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, ये सब किस में आता है यार निर्जीव घटक में आता है। ठीक है, तो इसी को बोला है कि जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित प्रणाली यानी कि सेल्फ रेगुलेट सिस्टम, यानी कि इसका मतलब होता है जो अपने आप क्या करते हैं संतुलन बनाए रखते हैं, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया ना कि देखो यहाँ पर जो है स्वनियंत्रित प्रणाली है यानी कि सेल्फ रेगुलेट सिस्टम है। तो इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, नदी आते हैं, तालाब आते हैं, जंगल आते हैं, ये सब क्या है सेल्फ रेगुलेट सिस्टम है यानी कि स्वनियंत्रित प्रणाली है। ये अपने आप स्वयं से क्या करते रहते हैं, जो भी पूरा सिस्टम है उसको क्या करते रहते हैं चलाते रहते हैं। यानी कि उसमें जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं वो सब क्या होते रहते हैं स्वनियंत्रित होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर का जो इकोसिस्टम जो रहता है वो स्वनियंत्रित संचालित होता है। जहाँ इसके उदाहरण में मैंने क्या क्या बताया, जंगल, समुद्र, तालाब, ये सब क्या है स्वनियंत्रित प्रणाली में आता है। ठीक है, अब चलो यार यहाँ पर मैं आप लोगों को जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र इसके मैं आपको प्रकार को बता देना चाहूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके घटक को।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले चलो मैं यहाँ पर इसके घटक को बता देता हूँ। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है यार, इसके जो है 2 घटक होते हैं। चलो इससे पहले यहाँ पर जान लो कि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में एक वैज्ञानिक है एजी टांसले, उन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। और कब किया था यदि पूछा जाता है तो 1935 में किया जाता है, ठीक है। यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखना। पूछ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था यदि पूछेगा तो इसका आंसर है एजी टांसले। और कब किया था यदि पूछता है तो 1935 में किया था, ठीक है। और जो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके मुख्य 2 घटक होते हैं, पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, ठीक है। ये इसके प्रकार नहीं है, ये क्या है, इसके घटक है। तो घटक के अंतर्गत होता क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है इसको हम लोग देखेंगे, तो इसी को बोलते हैं इसके घटक। तो चलो यहाँ पर मैं इसके घटक को समझाने से पहले जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है इसके प्रकार को आपको बता देना चाहूँगा। तो जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है यार, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश में नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र को, जो अपने आप क्या हुए रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपने आप बने हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इसके एग्जाम्पल हैं जंगल है, रेगिस्तान है, तालाब है, झील है, समुद्र है, ये सब किस में आते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आता है, ठीक है। और इसका दूसरा प्रकार मैंने बताया कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम इसको बोल सकते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया रहता है, इसको बोलते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। इसके उदाहरण है खेत, बगीचा, पार्क, ये सब किस में आते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आता है। तो मैंने यहाँ पर सब लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार को बताया। पहला क्या था, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बताए गए हैं, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं यार, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है इसके जो है मुख्य 2 घटक रहते हैं, जो कि है पहला जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, ठीक है। घटक का मतलब आपको समझ में आता है ना, घटक ये कोई प्रकार नहीं है। घटक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है इसके मुख्य घटक के रूप में। तो इसके मुख्य 2 घटक हो रहते हैं, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें जीवित तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, निर्जीव घटक या निर्जीव तत्वों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक को हम लोग बारी बारी से अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यार कि जो है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स होता क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर बेहतर ढंग से एकदम डिटेल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। आप लोग ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें बताऊँगा और उसको नोट भी करते हुए चलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैविक घटक में आप लोग को 3 चीज़ें देखने को मिलेगा। तो जैविक घटक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होता क्या है जानेंगे, और हम जानेंगे कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और विघटक यानी कि डिकम्पोजर होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे, जो किसमें आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। देखो यार उत्पादक होते क्या हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो ये वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसके उदाहरण में है हरे पौधे, शैवाल, ठीक है, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे रहते हैं ना, वे सभी और शैवाल किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि सब किस में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता क्या है कि ये वे जीव होते हैं यार जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं उपभोक्ता। इसके उदाहरण है जैसे कि है हम मनुष्य हैं, ठीक है। मनुष्य कैसे हैं उसको बताऊंगा अभी। गाय हैं, मछलियाँ हैं, शेर हैं, सांप हैं, भालू हैं, यहाँ पर जो जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, उपभोक्ता में आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार कि जो है मनुष्य है वो कैसे, ये तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखो क्या आप लोग स्वयं से खुद से बना लोगे, बिना आप लोगों के पास कुछ सब्जियाँ आपके पास रहेगा नहीं, है ना, सब्जियाँ आपके पास रहेगा नहीं, पानी रहेगा नहीं, आप लोगों के पास आग रहेगा नहीं आपके पास, तो आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को ऑटोमेटिक आपके पेट के अंदर भोजन थोड़ी नहीं मिल जाएगा जी, है ना। तो इसी को बोला है कि
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। हम लोग किन किन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, हम लोग वायु पे निर्भर रहते हैं, जल पे निर्भर रहते हैं, अग्नि पे निर्भर रहते हैं, है ना, फल फूल सब्जियां पर निर्भर रहते हैं, है ना, इन सब पर क्या रहते हैं, हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इसलिए हम लोग भी किस में आ जाते हैं, उपभोक्ता में आ जाते हैं, है ना। तो देखो यार, जितने भी ये उपभोक्ता हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार से रहते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, शाकाहारी रहते हैं, मांसाहारी रहते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो इन लोग, चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भोक्ता का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आया ना कि कंज्यूमर होता क्या है, कि ये वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और ये क्या होते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी मतलब आपको समझ में आता है ना, जो मांस और जो वेजिटेबल सब्जियाँ रहती हैं, हरा सब्जियाँ रहते हैं, उसको भी क्या करते हैं, खाते हैं, दोनों को खाते हैं, उसको सर्वाहारी बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तीनों पॉइंट को अच्छे से। तो देखो, शाकाहारी जीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जो पौधों को खाने वाले जो जीव रहते हैं ना, वो आते हैं शाकाहारी में। जैसे कि है गाय है, हिरण है, मछलियां हैं, वो किस में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं। देखो यहाँ पर मछलियाँ को भी शाकाहारी में बोला जा सकता है, क्योंकि जो मछलियाँ रहते हैं वो भी जो रहते हैं क्या करते हैं, घास को खाते रहते हैं, ठीक है। यानी कि तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर छोटे छोटे घास रहते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। हालांकि जो बड़ी मछलियाँ रहती है वो छोटे मछलियों को भी खा जाती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको शाकाहारी के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। आपके जानकारी में यदि शाकाहारी का जितने भी आप यहाँ पर उदाहरण जानते हो, जैसे कि शाकाहारी में कौन कौन आते हैं, जैसे खरगोश आते हैं, हिरण आते हैं, गाय तो आ ही गए हैं, भैंस आते हैं, है ना, बकरियां आती हैं, ये सबको आप लोग यहाँ पर इसके उदाहरण में लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी जीव के अंतर्गत आपको उदाहरण को आप लोग को जितना मालूम है उतना को आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे उपभोक्ता है, इसके अंतर्गत मांसाहारी। मांसाहारी यानी कि जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि शेर हैं, सांप हैं, लोमड़ी हैं, है ना, चीता हैं, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव में आते हैं, ठीक है। जो दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, यह स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जो करते क्या हैं, जो मांसाहारी जीव हैं वो दूसरे जानवरों को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। सांप भी है, सांप भी मांसाहारी में आते हैं। चूहा वगैरह लोग खाता है ना, मेढक को खा देता है, इसलिए ये भी किस में आता है, मांसाहारी में आता है, ठीक है। सर्वाहारी यानी कि वे जीव जो पौधे और जानवर दोनों को खाने वाले होते हैं, वो किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल है मनुष्य हैं, हम मनुष्य भी है सर्वाहारी में आते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, हरा हरा, है ना, और नॉनवेज भी खाते हैं, चिकन मछलियाँ सब खाते रहते हैं। तो इसलिए ये किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं। मनुष्य और भालू भी रहते हैं, ये भी किस में आता है, सर्वाहारी में आते हैं। और आपकी जानकारी में जितने भी सर्वाहारी जो जीव हैं उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सर्वाहारी में यहाँ पर हमारा जो कुत्ता रहता है वो भी आता है ना, वो जो है मांस मछलियाँ भी खाती हैं, और जो है हरी सब्जियाँ रहती हैं, है ना, उसको भी वो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इस प्रकार से सर्वाहारी के आप लोग जितने भी आपको उदाहरण मालूम है उसको आप लोग यहाँ पर डिस्क करके लिख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से जो उपभोक्ता हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसको मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट में मैंने बताया, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं, कुछ शाकाहारी रहते हैं, मांसाहारी रहते हैं, सर्वाहारी रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे गाय, हिरण, मछलियाँ, है ना, ये सब दूसरों पर निर्भर किस प्रकार से रहते हैं, ये जो है घास वगैरह को खाते हैं, है ना, और हम मनुष्य कुछ भी चीज़ें दे देते हैं उसको खा लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना, जिसको मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट में बताया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के रूप में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम चलो यहाँ पर देख लेते हैं विघटक यानी कि डिकम्पोजर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, डिकम्पोजर यानी कि होता है कि मृत जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिला देने वाले जीव को डिकम्पोजर यानी कि विघटक बोलते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और फफूंद यानी कि फंगी, ठीक है। तो फंगी बोलते हैं इसको, फफूंद, ठीक है। तो देखो, यानी कि विघटक का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि कोई भी जो जीव रहते हैं वो जब वो मृत हो जाते हैं, उसका मृत्यु हो जाता है ना, तो वो करता क्या है कि वो उस जीव को, मृत जीव को तोड़कर मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं विघटक। इसके उदाहरण है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और है फफूंद यानी कि फंगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जैविक घटक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई हूँ सबको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रख लेना भाई, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अजैविक घटक होता क्या है, ठीक है।
बस मैंने आपको जैविक घटक को बता दिया। अब यहाँ पर देख लो अजैविक घटक यानी कि निर्जीव तत्व। तो अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यार? किसके अंतर्गत आते हैं? जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान। ठीक है, जल यानी कि वाटर, ठीक है, वायु यानी कि एयर, मिट्टी यानी कि सॉइल और सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ये सब किस में आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जैविक घटक और अजैविक घटक होते क्या हैं, जो कि हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन है? जैविक घटक है, अजैविक घटक है। इसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन किया है, इसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो हमारा जो है पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य घटक है वो, है ना। तो कुछ इस प्रकार से रहा। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं यार कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है, जो एक ही सिस्टम जो रहते हैं, उसके जो है आकार किस प्रकार से रहते हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छोटा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दो, ऐसे पूछ देगा, या फिर सही विकल्प में बोल देगा कि छोटा पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है करके। तो देखो यहाँ पर याद रखना कि छोटा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत तालाब आता है, खेत आते हैं, और जो गुफा रहती हैं वे आती हैं किसमें? छोटा पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, और बड़ा पारिस्थितिक तंत्र में आता है जंगल, समुद्र, पूरा पृथ्वी यानी कि हमारा पूरा बायोस्फीयर, इसमें आता है, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके आकार के अकॉर्डिंग, यानी कि बड़ा पारिस्थितिक तंत्र और छोटा पारिस्थितिक तंत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर उदाहरण है, इसको आप लोग याद करके रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक नंबर टाइप में। अब चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यार तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। ये जो हमारा तालाब है ना, इसका हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसमें हम लोग क्या बोला। पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण में, इसके डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में मिलकर एक स्वनियंत्रित प्रणाली यानी कि सेल्फ रेगुलेट सिस्टम, यानी कि स्वयं से चलने वाला जो क्या रहता है, प्रणाली रहता है, इसको क्या बोलते हैं? स्वनियंत्रित प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे है तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो है इसके अंतर्गत जो भी प्रोसेस, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होती रहती हैं जो जीवों के बीच, है ना, यानी क्या क्या प्रोसेस होते रहता है इसमें, जो है तालाबों में क्या पाए जाते हैं? अंदर में घास फूस छोटे छोटे पाए जाते हैं अंदर में, उसको मछलियाँ खाती हैं। मछलियों को कुछ जानवरें खा देते हैं, अंदर का जो जीव रहते हैं वो खा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो है सिस्टम जो है स्वनियंत्रित चलते रहते हैं, है ना। तो इसी को यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको देख लेते हैं। तो इसमें यार आप लोग देख लो कि उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक होते क्या क्या है, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उत्पादक कौन कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि इसका मतलब होता क्या क्या है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, उपभोक्ता कौन कौन होते हैं और विघटक कौन होते हैं, इसको आप लोग को बताना रहेगा। ठीक है, तो उत्पादक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उत्पादक यानी कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर नहीं रहते। वो किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। ठीक है, जैसे कि है हरे पौधे, शैवाल, ये सब किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं? तालाबों में पाया जाता है ना। और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो तालाब में ये सब कौन कौन हो सकते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत आ सकते हैं कीट, मछली, मेढक, सांप, ये सब किस में आते हैं? उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। और किसका करते हैं? उत्पादक का ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी क्या है हरे पौधे हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा? मछलियाँ खाएंगे। ठीक है, और जो उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, मछली है, मेढक है, सांप है ना, ये सब क्या करते हैं? ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना। जहाँ से इन लोग को मिल जाता है खाने को उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो तालाब है इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता है उसके अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है कीट को, मछली, मेढक, सांप को। ठीक है, तो आप लोग इसके एग्जाम्पल को याद रखना कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो उत्पादक रहते हैं वे रहते हैं शैवाल और हरे पौधे, और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होते हैं कीट, मछली, मेढक, सांप, ये सब किस में रहते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और विघटक यानी कि डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं जीवाणु और फफूंद। ठीक है, जीवाणु और फफूंद विघटक में ही आते हैं, यही दो ही रहते हैं, दोनों को आप लोग याद रखना। ठीक है, जहाँ पास भी विघटक यानी कि डिकम्पोजर का बात आया वहाँ पर सब लोग जीवाणु और फफूंद को यहाँ पर याद रखना। ठीक है, तो ये सभी घटक मिलकर तालाब को एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग को समझ में आ गया ना कि तालाब का पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से होता है, और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक कौन कौन होते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा। ठीक है,
अब हम चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट जो पढ़ा, कौन कौन से, अंतर संबंध का अध्ययन देखा और हमने पारिस्थितिक तंत्र देखा। ठीक है, तो दोनों में हम लोग थोड़ा सा फ़र्क जान लेते हैं, जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों को हमने पढ़ा, तो दोनों के अंतर्गत हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया। ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यार, अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जीवित और निर्जीव घटक के बीच का आपसी संबंध को हमने देखा अंतर संबंध में। जैसे कि उदाहरण में मैंने आपको बताया कि जो पौधे रहते हैं जो किसमें आते हैं, जैविक घटक में आते हैं, और सूर्य के प्रकाश जो कि क्या है, अजैविक घटक है, उससे क्या करते हैं पौधे, जो सूर्य के प्रकाश से उससे क्या करते हैं पौधे, अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना। तो यही है क्या है, अंतर संबंध, जिसमें जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में क्या बनाए रखते हैं, संबंध बनाए रखते हैं, उसी को बोलते हैं अंतर संबंध। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और जो हमने पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ये क्या होता है कि इसमें इन्हीं आपसी रिश्ते यानी कि जीवित यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच के जो आपसी संबंध रहते हैं, जो आपसी रिश्ता रहता है, से बना हुआ पूरा प्राकृतिक व्यवस्था। ठीक है, जैसे कि तालाब हैं, समुद्र हैं, जंगल हैं, ये सब क्या है, एक पूरा व्यवस्था पे क्या करता है, चलता है। ठीक है, जो जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और इनका जो डेफिनेशन को आप लोग इधर पीछे कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप और पारिस्थितिक तंत्र, दोनों में फ़र्क, यानी दोनों में हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया, इसको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर रिवाइज के लिए बताया गया है। यानी कि यहाँ पर अंतर संबंध का मतलब होता है कि आपसी रिश्ते यानी कि आपसी रिलेशन, और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का मतलब होता है कि उन्हीं रिश्तों से बना हुआ एक प्राकृतिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का टॉपिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पर हम लोग बुक में देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को अंतर संबंध का अध्ययन को आपको बता दिया अच्छे से, और मैंने यहाँ पर आपको बताया पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय को बता दिया। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये जो वैज्ञानिक है टेंसले, इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, और कब किया था, 1935 में किया था। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने उत्पादक, उपभोक्ता, विघटकों को हमने देखा। ठीक है, और हमने देखा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का टॉपिक, और हम अगले टॉपिक में आप लोग को बताएंगे कि धान के खेत का जो है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म, ये क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।